एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। सारे मेहमान हमारे साथ। एक खबर नेपाल की आपको देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। नेपाल में जो कुछ चल रहा है, नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ पिछले कई दिनों से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, ये पार्टी राजशाही के पक्ष में, मतलब राजा की समर्थक है, और इनके कार्यकर्ता आज काठमांडू में विरोध मार्च निकाल रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने जब इन लोगों को रोका, प्रदर्शनकारियों को, तो वहां इनकी और पुलिस की भिड़ंत हो गई। 28 मार्च को भी प्रोटेस्ट के दौरान काठमांडू में खूब हिंसा हुई थी। 2 लोगों की इसमें जान चली गई थी। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए थे और आज हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारी पहले गिरफ्तार हो चुके लोगों की रिहाई को लेकर के मांग कर रहे हैं। और ये सारा मामला शुरू हुआ था, मैं आपको बता दूं, जो वहां राज परिवार के सदस्य हैं, राजा ज्ञानेंद्र जिनको कहा जाता है, वो एक बार सत्ता पर रह चुके हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन उसके बाद फिर जो है पूरी तरीके से वहां डेमोक्रेसी अपना ली थी देश ने, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो राजा जो सत्ता से बेदखल हो गए थे, अब वो राजा ज्ञानेंद्र एक किस्म से अपने वनवास से वापस लौट आए हैं और उन्होंने भी खुलकर इच्छा जाहिर की है कि देश के अंदर अब राजशाही, राजतंत्र जो है वो दोबारा स्थापित किया जाए। अच्छा, वहां राजतंत्र रह चुका है, राजा की रिट चला करती थी, लेकिन फिर बाद में वहां पर कम्युनिस्ट आंदोलन भी हुआ और उस माओवादी आंदोलन, और उसके बाद पूरी तरीके से डेमोक्रेसी में तब्दील हो गया नेपाल। वरना इकलौता, दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। अब उसे वही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, राजशाही बनाने के लिए सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा है। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी भाई इस वक्त मौजूद है, तो वो आपको ताजा हाल बताएंगे काठमांडू का। जी नीतीश। ये नीतीश बिहार वाले हैं। तस्वीरें दिखा दीजिए जब तक नीतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बताएं जरा, कितना दम दिखाई दे रहा है इस आंदोलन में? नीतीश की एक रिपोर्ट है हमारे पास, आप पहले वो देखिए। नेपाल की पुलिस और यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो पुलिस सामने देखिए दौड़ते हुए आ रही है। पुलिस का एक दूसरा जत्था यहाँ आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर पुलिस के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है। ये नेपाल पुलिस रोकते हुए, और यहाँ पर देखिए धक्का मुक्की शुरू हो गई है। ये जो कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। पुलिस उनको यहाँ से आगे नहीं जाने देना चाहती है और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधी झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारी आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर देखिए लगातार झड़प हो रही है, पुलिस धकेल रही है, धक्का दे रही है, आगे नहीं जाना चाहती। और यहाँ पर देखिए आगे की तरफ, आगे के हिस्से में यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं, ये आप लोग आगे जाना चाह रही हैं? आप लोग आगे जाना चाह रही हैं? हाँ, हम लोग उधर जाना चाह रहे हैं। हमारे देश में हम नेपाली नागरिक के लिए भी रोकावट है। यहाँ ये हत्यारा सरकार, इसने बहुत दमन किया है। तो यहाँ देखिए लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है। और ये आप लोग क्या आगे जाना चाह रहे हैं? आगे जाना चाह रहे हैं? हाँ, हम आगे जाना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या जो उस दिन प्रदर्शन हुआ उसमें जो कार्रवाई हुई उससे आप लोग नाराज हैं? अरे ये देखिए फिर एक बार झड़प। पुलिस जो है आगे, जो मेन रोड है उससे आगे नहीं जाने देना चाह रही है, और जो एक बगल का सर्विस रोड है उस रास्ते जो है लोग जो है अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेन रोड पर जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहां से दूसरी तरफ अब भीड़ आगे बढ़ गई है। ये जो लोग हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, काफी संख्या में लोग हैं, हाथों में पोस्टर बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही है। इस तरफ आगे क्या पार्लियामेंट है? आगे पार्लियामेंट है, संसद है, कसमतर है। हाँ? बहुत खत्म लोकतंत्र गणतंत्र का सरकार है। बहुत। आप लोग कहाँ आगे जाना चाह रहे हैं? हम ये बिजली बाजार जाना चाहेगा, बिजली बाजार। ये देखिए एक बार फिर जो भीड़ है वो काफी आगे बढ़ना चाह रही है। नेपाल पुलिस लगातार उनको रोक रही है, लगातार पुलिस रोक रही है। और दूसरी तरफ जो मुख्य सड़क है उसको छोड़कर जो सर्विस रोड है उससे आगे बढ़ने की कोशिश की भीड़ ने, तो यहां भी एक बार फिर पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गई है। ये देखिए, ये पुलिस के साथ झड़प हो रही है।
अब आपको जरा हम ये नेपाल का सारा क्राइसिस जो है समझाते हैं, इसी पर हम लोग बात कर लेते हैं। सर, नेपाल पहले मोनार्की हुआ करता था, मतलब राजा का राज चलता था। ज्ञानेंद्र पहले राजा किंग वीरेंद्र, अभी जो राजा अभी के बच्चे हैं ज्ञानेंद्र के भाई, जो राज परिवार की पूरी हत्या हो गई थी 2001 में, उससे पहले वो राजा थे। तो पूरी तरीके से राजशाही थी। फिर ये यूके वाले मॉडल पर आ गए, मतलब पार्लियामेंट भी है और राजा भी है, और फिर उन्होंने राजा को बिल्कुल ही बेदखल कर दिया। अब पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है। अब आपको लगता है कि वहां पर दोबारा नेपाल हिंदू किंगडम और राज सत्ता से चलने वाला देश उसकी तरफ बढ़ सकता है, या अब वो दौर गया तो गया? मतलब पूरी दुनिया से तो चला गया, लेकिन इसको समझना चाहिए कि 278 साल 278 ईयर्स वहां पर राजशाही रही है। अच्छा। राणाशाही के बाद राणाशाही के बाद राजशाही रही है 278 ईयर्स, और उसके बाद ये 17 साल से वहाँ पर डेमोक्रेसी है। जो राजा ने ही मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को परमिशन दिया था, जिसको आप उस समय कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेकिन क्या हुआ, पिछले 17 साल में वहाँ पर 13 बार सरकारें बदली हैं। अच्छा, 13 बार। तो मतलब कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं बन पाई। 17 साल में 13 सरकारें, ये 14वीं सरकार का गुस्सा यही है। ये गुस्सा है, और उसमें लगा लोगों को कि एक तो बेरोजगारी वहां पर बहुत बढ़ गई, और करप्शन जो है गवर्नमेंट में वो 50% से ऊपर बढ़ गया है। मतलब बहुत करप्शन का एक बड़ा किस्सा है। राजा ज्ञानेंद्र पिछले समय से बहुत समय से कर रहे थे, अभी 2 मार्च को वो वापस आकर इस सारे काम पर लगे हैं। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि सरकार में कुछ पार्टियां शामिल हैं, वो भी इस राजशाही के आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी केपी शर्मा ओली वहां प्रधानमंत्री हैं, कम्युनिस्ट हैं। हाँ, कम्युनिस्ट है। और वहां उन्होंने ही, सरकार ने हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म किया वहां पर, और एक सेक्युलर स्टेट के तौर पर नेपाल को खड़ा किया। बेसिकली लेफ्ट का दबदबा है, लेफ्ट का दबदबा है वहां पर। तो अब क्या हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, और उससे भी महत्वपूर्ण है क्या राजशाही की तरफ जाएंगे, क्योंकि दुनिया में अब राजशाही खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेसी की परेशानियां हो रही हैं। और इसमें फिर से हिंदुस्तान की तारीफ करनी चाहिए कि हिंदुस्तान ने डेमोक्रेसी को जिस तेजी से और जिस मजबूती से एक्सेप्ट किया है। हमने समर्थन किया वहां डेमोक्रेसी का, वहाँ समर्थन किया है। हम लोग लगातार हम लोग रहे। अभी हालांकि कुछ संगठन हैं यहाँ पर जो इस समय राजशाही का समर्थन, इस आंदोलन का भी समर्थन कर रहे हैं। मतलब ये भी मोटे तौर पर लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई। अब हमें क्या सूट करता है भारत को, वहां मोनार्की रहे या डेमोक्रेसी रहे, क्योंकि कम्युनिस्ट है वहां सत्ता में? समीर नहीं, मुझे लगता है अगर भारत की बात होगी तो डेमोक्रेसी को भारत सरकार समर्थन देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारत तो वैसे एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लोकतंत्र की बात हमेशा करते हैं, तो भारत सरकार निश्चित रूप से वहाँ पर लोकतंत्र करेगी। लेकिन अभी भारत की सरकार वहाँ पर पूरा ध्यान रख रही है। लेकिन एक बात भी है कि वहाँ जिस तरह की जो करप्शन बढ़ा है कम्युनिस्ट पार्टी के, इसमें जो चाइना का दखल बढ़ा है नेपाल के अंदर, वो हमारे लिए चिंता की बात है। और वहाँ के लोगों की एक बड़ी नाराजगी के कारण ये भी है कि चाइना ने जिस तरीके से वहां पर पैसा लगाया है, जिस तरीके से वहां पर अभी बाकी चीजों पर, लैंड पे कब्जा कर रहा है, जंगलों पे कब्जा कर रहा है, तमाम जो वहां के जो संसाधन है जमीनी स्तर पर जो खनिज करने वाले, उस पर चाइना ने अपना दावा किया और जो पैसा दिया है वहां की सरकारों को, और अब चाइना दावा कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक वो ये नाराजगी भी है कि सरकार चाइना के हाथों में बिक रही है, तो एक वो भ्रष्टाचार का बड़ा कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि एक आंदोलन अगर लंबा चलता है तो नेपाल के लिए भी ठीक नहीं होगा। और भारत एक पड़ोसी देश है, भी बांग्लादेश है, फिर नेपाल है, भूटान में अलग चल ही रहा है। अब जरा बिहार की बात कर लेते हैं। जो नेपाल की हम बात कर रहे थे, तो हमारा तो नेपाल से लगता है बिहार और पूर्वांचल जो है ना, पूरा नेपाल से जुड़ा हुआ हिस्सा। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि वहां पर भारत विरोध इसी 15 साल में ज्यादा बढ़ा है। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में चुनावी गतिविधियों का जायजा लेने के लिए अमित शाह वहां पर गए थे। उनका 1.5 दिन का दौरा था। पहले दिन उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से बात की, उसके बाद एक उन्होंने सभा भी की, और फिर एनडीए के लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने एक मीटिंग भी की। अब वहां से जो खबर निकल के आई, पहली तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था पहले भी, क्योंकि वो कह चुके हैं अमित शाह जी भी कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो छपी हुई खबर है मैं बता रहा हूं। फिर ये भी सवाल हुआ कि अगर जीतने पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। $1,00,000 का सवाल तो यही है, अगर एनडीए जीतती तो किसको सेहरा पहनाएगी। इस पर अभी भी खामोशी है, और जो स्टैंड है वो ये कि भाई एनडीए के पार्टनर्स चुनाव जीतने की स्थिति में चुनाव के बाद इस पर बात करेंगे, और बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर फैसला करेगा। तो ये तो एक मतलब वो वाली बात हो गई, मतलब कहने की बात हो गई। चलो बहाना है तो कहने का कह ही दिया। लेकिन हम इस विषय पर बहुत बार बात कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाना क्या बीजेपी के लिए खतरनाक नहीं है, कि जिस तरीके से आजकल उनकी सेहत को लेकर बातें होती हैं। और क्या नीतीश कुमार का ये आखिरी इलेक्शन है, जीतने के बाद भी नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन कुछ बयान है मेरे पास, तो मैं आपको दिखाता हूं। अमित शाह जी की रैली में उनका सारा फोकस जो था वो लालू यादव पर था। सारा हमला लालू यादव पर था। मुझे लगता है तेजस्वी पर वो नाम लेकर बहुत कुछ ज्यादा बोले हैं, लेकिन लालू राज, जंगल राज, उसको फिर से याद दिलाना। 20 साल पुरानी बात। 20 साल पहले
वो 15 साल के लिए वो और उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर थे, तो वो 15 साल बार बार याद दिलाया जाता है। लेकिन बड़े मजेदार अंदाज में अमित शाह जी ने इतनी रैली की शुरुआत की थी। मोदी जी गए थे तो उन्होंने कहा था आपके लाडले सीएम, अमित शाह जी की तरफ देख करके। अब अमित शाह जी वहां पर गए सभा में तो उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा मेरे जिगर के टुकड़ों युवा लोग बिहार के। तो सुनिए आप अमित शाह जी को, और उन पर भी रिएक्शन है तेजस्वी यादव का। जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम प्रणाम। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगल राज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया, और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। लालू प्रसाद कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे। अब आपको याद होगा बीजेपी के नेताओं का एक वीडियो वायरल हो गया था, उसमें वो कह रहे थे तेजस्वी में मत बोलना, नुकसान होता है, लालू पर बोलो जो बोलना है। तो लालू पर ही फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। क्या हेडलाइन निकली हर्षवर्धन जी अमित शाह जी की विजिट की बिहार की? नहीं, एक तो ये कि तेजस्वी पे बोलने के लिए है क्या जो बोलने भाई, मतलब ये भी तो थोड़ा सा बार बार चला रहा है तेजस्वी। अरे तो पार्टी चला रहे तो कुछ किया नहीं ना, नीतीश जी के अंडर में रहे, नीतीश जी के डेप्यूटी रहे, तो क्या बोले अब? तो नीतीश जी के शासनकाल पे भाजपा क्यों टिप्पणी करेगी? वो 20 साल पुरानी बात याद दिलाई। तो वही वाला तो है, उसी को तो याद दिलाना है, उसी से तो बचाना है बिहार को, भाजपा को उसी से तो बचाना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अमित शाह बहुत स्पष्ट हैं। अमित शाह को पता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक जिम्मेदारी उसकी है। अमित शाह को पता है कि नीतीश कुमार का साथ सबसे आवश्यक है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहते हुए हमारा साथ कहीं कुछ वजहों से छटकने न लगे, तो उसको मजबूती से रखना है। करप्शन बिहार के लोगों को जो याद है वो चारा घोटाला भरना याद रहे, दूसरी कितनी चीजें हैं वो उसको बता रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव युवाओं के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं खड़े हो पा रहे, यानी जो यूथ है वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये उनकी कोशिश है। अब जाहिर है तेजस्वी यादव ये प्रयास करेंगे कि उनके पिता को गाली देना फैशन हो गया, लेकिन भैया उनके पिता को कौन गाली देता? उनके पिता का सब महिमा मंडन ही करते थे, सिवाय जब कोई ऐसा नेता हो जो दोष सिद्ध होकर जेल चला गया हो। नहीं तो राहुल जी से पूछ लेते, जहां युवा जाएगा वहां सत्ता आ जाएगी। नहीं, ये तो बड़ा स्वाभाविक है। मेरे जिगर के टुकड़े, और इतने पलायन के बावजूद बिहार में अभी भी इतना युवा है कि वो सरकारें बदल देता है। और मेरा ये मानना है कि आप लिस्टिंग उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से 2014 से रेल कारखाना हो, फर्टिलाइजर कंपनी का पुनरुद्धार हो, बड़े बड़े हाईवे हो, जो एयरपोर्ट हो, वहां एक तरह से कहें कि पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है वो बिहार पर फोकस है। ये जो बजट था उसको विपक्ष आलोचना कर रहा था कि ये देश का नहीं बिहार का बजट। दो बातें बताता हूं आपको। एक तो ये कहा गया अमित शाह जी ने कहा कि अब मैं डेरा डालने वाला हूं बिहार में, ये सब जगह लिखा हुआ, मतलब अब अमित शाह ने अब उन्होंने कमान अपने हाथ में ली। हाँ, कि एक महीना शिफ्ट हो जाऊंगा मैं चुनाव के समय, शिफ्ट वहीं रहेंगे, बोला कि यही रहूंगा, एक महीना में शिफ्ट होने वाला हूं बिहार में। बड़ी बात। अच्छा सर, आप मैं कोट कर रहा हूं ताकि रहे कि ऐसे हवा नहीं। नव भारत टाइम्स ने एक सर्वे कोट किया है और कहा यह सरकारी सर्वे है जिसमें नीतीश कुमार को 75 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, अकेले नीतीश कुमार को। मैं इसलिए कोट करके बोल रहा हूं ये बात, भाई किसी रिपोर्टर ने निकाला होगा, सरकारें तो सर्वे करती रहती हैं। अब नीतीश कुमार की 75 सीटें आ रही तो भाजपा का गेम क्या रहेगा? नीतीश कुमार की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 75-80 सीटों की है बिहार में। 2020 में ऑपरेशन चिराग पासवान ने उनकी स्ट्रेंथ को आधा कर दिया था, 42 सीटें आई थी उनकी। इस बार ऑपरेशन चिराग पासवान नहीं होगा तो 75 आ सकती हैं बीजेपी के साथ मिल करके। भाई देखिए, नीतीश और बीजेपी का वोट मिल करके बड़ी ताकत बन जाता है वहां पर। 2005 से जब से
ये 2010 में वो पूर्ण उसके मुख्यमंत्री बने थे, तब से नीतीश कुमार, मैंने बार बार कहा कि वो तराजू का ऐसा पाठ है कि जहाँ झुक जाते हैं वो पलट झुक जाता है। बीजेपी का अपना एक वोट है और नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार की जो अभी आप देख रहे हैं जो विजुअल दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे ईद के विजुअल हैं। हाँ। तो ये नीतीश कुमार उस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, जिसको बार बार मतलब जो है माना जाता है कि नीतीश कुमार जो है उनसे मुसलमान दूर हो गए हैं या नीतीश कुमार से मुसलमानों का मोह भंग हो गया है। मुझे नहीं लगता बिहार में कहीं मुसलमानों के वर्ग का मोह भंग हुआ। चुनाव की बात कॉन्स्टिट्यूंसी, हाँ, और ईबीसी और महादलित, ईबीसी महादलित पसमानदा, ये तीन। आपको लग रहा है नीतीश कुमार इस इलेक्शन में 2020 से ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे? अगर कोई ऑपरेशन चिराग पासवान टाइप बीजेपी ने इंटरनली नहीं किया तो निश्चित रूप से उनकी सीटें 42 से ज्यादा आएंगी। कट्टू साइज रखने की कोशिश नहीं करेगी इस बार? देखिए, ओपनली तो नहीं करेगी क्योंकि एलाइज होंगे ना, पार्टनर होंगे तो ओपनली कैसे करेंगे आप? पहले भी थे ही, मतलब कराई लगाए, चिराग को लगाई, चिराग बाहर थे, चिराग को काम चाहिए था, काम दे दिया। अभी तो चिराग काम में है ना, केंद्र मंत्री है, तो अब कैसे? अब वो स्थिति नहीं है कि ऑपरेशन चिराग पासवान जैसी। तो अब इस बार पूरी स्ट्रेंथ से पार्टी सारे लोग जीतने के लिए लड़ेंगे, और पूरी स्ट्रेंथ में ये होगा कि बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार से ज्यादा उसकी सीटें आए, वो नीतीश कुमार को कम करने के बजाय अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश करें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ही बोली अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा हमें 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा, हमें पांडव बनकर लड़ना है, 5 पांडवों की तरह चुनाव लड़ना है ये। अब 5 पांडव का जिक्र उनका कहने का तात्पर्य होगा कि नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी मिलकर लड़ना है। और हमें कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि हम अलग है, हम पांचों एक है, मुट्ठी बनाइए और 2025 में 225 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चलिए कि हमें 225 सीटें जीतना है 2025 के चुनाव में। ये उन्होंने टास्क दे दिया है पार्टी को। अच्छा, ये तो बात कर लें पहले हम। अभी आपको दिखाई देता है कि एनडीए इस चुनाव में आगे है आरजेडी से? ये दिखाई दे रहा है आपको? निश्चित रूप से आगे है और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। पिछली बार की तरह से नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानते हुए एक सीट ज्यादा दे देगी, 122, और भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पे लड़ेगी। इस बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो टिकट वितरण होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में दिखेगी और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, नीतीश कुमार की सीटें कम होगी, क्योंकि इस बार चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना है, जीतनराम मांझी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी और अन्य लोगों को शामिल करेंगे। तो नीतीश कुमार की सीटें इस बार 90 से 100 के बीच में रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इनके दौरे से आरजेडी वाले भी डरे हुए होंगे कि उनके पास भी एक पार्टनर है, कहीं उनको ना ले लें। वो भी इधर उधर कर चुके हैं कई बार। मुकेश सहनी, बिल्कुल, मुकेश सहनी चर्चा में है कि वो वापस एनडीए में ना आ जाए। मुकेश सहनी के भी पिछले हफ्ते दिनेश जायसवाल से मुलाकात भी हुई है, मतलब एक बैठक भी हुई है और मुकेश सहनी जानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी, छोटे दल मैटर करते हैं निश्चित रूप से 2-3% का जिनका वोट बैंक है वो महत्व रखता है। चिराग पासवान ने तो बताया में, जैसे मुकेश सहनी हो गए, जीतनराम मांझी हो गए या चिराग पासवान हो गए, ये छोटे दल हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके 2-2, 4-4, 5-5, 8-8 हजार वोट हैं, कहीं 10,000 भी हैं, कहीं 15,000 भी हैं विधानसभा, जो बहुत, तो वो मैटर करता है। क्योंकि अगर एक तरफ आ जाते हैं वो, तो कई मार्जिनल सीटें जो है वो बदल जाती हैं। और बिहार में मुख्य तो प्लेयर 3 ही हैं, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू। बाकी जो छोटे वाले हैं उसमें कांग्रेस को भी शामिल कर दिया, वो भी छोटे वालों में ही है। वो माले भी है। आप कांग्रेस को इतना छोटा मानते हैं? अभी तो छोटी है ही भाई, अभी विधानसभा के चुनाव के साथ तो छोटी पार्टी है, सीटें हैं, 6%, 4% वोट है उसका। विजय जी, बिहार पर कुछ अमित शाह जी के दौरे पर आपका? देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था चुनाव से पहले 2020 में कि सीटें कितनी भी आए, कम आए, ज्यादा आए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये कहा था। और उस वादे को भी पूरा किया उन्होंने कि अब नहीं कह रही। अब नहीं कह रही। क्यों नहीं कह रही वो तो वो जाने, लेकिन मतलब अब वो नहीं कह रही है। नहीं बनाना उनको नीतीश कुमार को, क्लियर है। अब ये उनको पता, आपको पता है, दोनों को पता है। पिछली बार कहा था, इस बार नहीं, इस बार नहीं कहा। मैं तो ये तथ्य की बात कर रहा हूं कि इस पर फैक्ट ये है कि अब वो नहीं कह रहे कि वो बनेगी नीतीश कुमार। अच्छा, कोई एक कारण मुझे नहीं समझ में आ रहा कि चिराग पासवान हनुमान रहकर हनुमान की भूमिका में नहीं रहे। क्या काम देंगे राम जी उनको? राम जी क्या काम देंगे? पिछली बार क्या काम दिया था? काम थोड़ी बदलता है जब तक मिशन पूरा नहीं हो। इस बार वही काम देखिए, चिराग पासवान का इस बार भी वही काम, चिराग पासवान का भी तो नुकसान है ना। इस बार वही काम प्रशांत किशोर को दे दिया है कि इस बार आरजेडी को कैसे कट करना है आपको। यदि नीतीश जी का नंबर ज्यादा बढ़े तो चिराग पासवान का भी तो नुकसान हो रहा है ना। पहले अपना घर भी उनको देखना, अपना हिस्सा कम होगा। उस तरह कैंडिडेट नहीं खड़ा। बिहार इंटरेस्टिंग हो गया।